ये चर्चा चल रही है कि जी 2025 तक तो यहाँ पर हिंदू राष्ट्र का ऐलान हो जाएगा। आप अपने सामने देख रहे हैं कि एक तरह से हिंदू राष्ट्र स्थापित हो चुका है। बात को लेकर चिंता क्यों बहुत ज्यादा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? इस नाम को लेकर ही क्यों चिंता इतनी ज्यादा है? क्यों बार बार हिंदू नाम ही लिया जाता है? यह भी तो पूछा जा सकता है। अगर आप सबके डीएनए को एक होने की बात कर रहे हैं तो आप फिर छोड़ ही दीजिए, ये पूरी बहस ही छोड़ दीजिए। फिर एक हिंदू को यह हक कैसे मिल गया कि वो एक सिख को बोले कि नहीं, तुम तो मेरे चौकीदार थे, तुम हिंदू धर्म को बचाने के लिए तुम पैदा हुए थे। हिंदू धर्म इतना महान कैसे हो गया कि उसको बचाने के लिए सिख धर्म पैदा हुआ? फिर आप वंदे मातरम बोलिए, मैं नहीं बोलूं, फिर आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मैं बोलूं या ना बोलूं? अगर हिंदू राष्ट्र स्थापित हो गया तो यह जो सामाजिक दबाव है यह इस संविधान को खत्म कर देगा। मैंने स्वामी का इंटरव्यू किया मैंने पिछले दिन, उन्होंने कहा कि ये तो डिबेट ही गलत है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो क्या उससे पहले ना कोई द्रविड़न है ना कोई आर्यन है। मुझे कह रहे हैं कि आप सिख हैं, पंजाबी हैं, जट हैं, आप डीएनए कराइए। मैं भी डीएनए कराता हूँ, मैं तमिल से हूँ, आप यहाँ से हमारा एक ही आएगा। मैंने ओबीसी को भी बोला, मैं सबको बोल रहा हूँ डीएनए करा लो। हिंदुओं का क्लेम क्या है हिंदुस्तान में? दावा क्या है? हम ज्यादा हैं। आपका ज्यादा होना कौन सी आपकी खासियत है? ये तो खासियत नहीं हुई ना। ये बात होती है कि सेकुलरिज्म भी और नेशनलिज्म भी बेसिकली ये जड़ है सारे फसाद की। बेसिकली राष्ट्र का होना ही एक फसाद है। जैसे सिखों में कि महाराजा रणजीत सिंह का तो राज था, बाकी तो सारे लास्ट में ये जाके हुआ सारा कुछ। सिख तो सबसे लास्ट इसका हिस्सा बने। तो हमें जो उस नेशन की आइडेंटिटी में हमारी आइडेंटिटी गुम कर दी। ये नॉर्थ इंडियन हिंदुत्व सब पर रूल करेगा, सिखों पर रूल करेगा, मलयाली लोगों पर रूल करेगा, तमिल पर रूल करेगा, मणिपुरी लोगों पर रूल करेगा, सब पे रूल करेगा। तो हमें तो अभी इस चैलेंज को समझने की जरूरत है। हमारा राज था, उसमें एक भी फांसी नहीं हुई, एक भी फांसी महाराजा रणजीत सिंह के राज में नहीं हुई। वो मॉडर्न स्टेट को जब कंपेयर करते हैं कि मॉडर्न, आप कहते हैं कि धर्म में मिडिवल हिस्ट्री में इतना वायलेंस हुआ, वो तो कहते हैं मॉडर्निटी में तो इतना ज्यादा हुआ, वो तो बहुत बढ़िया था। आप उसको क्यों मान रहे हैं कि ये बढ़िया है, वो बढ़िया नहीं था? जैसे यहाँ पर एक सिख इंटेलेक्चुअल वो कहते हैं कि राष्ट्र की नींव है जो, वो किसी के खून पर टिकी हुई है। जैसे वो कहते हैं कि सिखों के लेके कहते हैं कि हमारे जो हमारा जेनोसाइड हुआ, ये राष्ट्र में होने, राष्ट्र का ये धर्म है, राष्ट्र तभी बचेगा। हिंदू महासभा ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਵੰਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੌਫਟ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਘ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰਡ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਜਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਮਰ ਮਾਈ ਸਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ हिंदी के प्रोफैसर ने और लगातार लिखते हैं देश के वड्डे अखबारों च। गलबात करते हैं उन्होंने। स्वागत है सर प्रो पंजाबी। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। जो मैंने जिक्र किया इस बात का कि क्या ये माना जाए कि तब से ही, क्योंकि जब आप चर्चा होती है, जैसे सिख चर्चा करते हैं जो और मिनॉरिटी के लोग चर्चा करते हैं, जैसे उनको लगता है कि धारा जो 25B थी सिखों को लग नहीं, हिंदुओं में ही शामिल किया गया। उसके बाद अब मुसलमानों के सवाल, सिख ये भी कहते हैं कि जब 84 हो रहा था मुसलमान चुप रहे, अब उनके ऊपर NSCA NRCO की बात हो रही है, हम तो बोल रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि इनके बीज तभी पड़े थे, 47 से पहले पड़े थे, या ये अभी की बातें हैं? नहीं, आपका कहना ये बिल्कुल ठीक है कि बीज बहुत पहले पड़े थे। आपने हिंदू महासभा का जिक्र किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी की भी याद रखनी चाहिए। तो ये तकरीबन 100 साल पुराना मसला है। पूरी बहस किस चीज़ को लेकर थी? बहस इस चीज़ को लेकर थी कि मुल्क कैसा होना चाहिए।
और आप कह सकते हैं 2 या 3 धाराएं इसमें थी। एक धारा वह थी जो कहती थी कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक कौम नहीं हैं, एक साथ नहीं रह सकते, एक राष्ट्र नहीं है। इस सिद्धांत को मानने वाले और इस पर लिखने वाले विनायक दामोदर सावरकर हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस सिद्धांत को अपनाया। दूसरा सिद्धांत था जो विकसित हो रहा था, जिसमें भारत की कल्पना एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में की जा रही थी, जिसमें आबादी में किस धर्म का कितना हिस्सा है, इससे यह तय नहीं होगा कि मुल्क कैसे चलेगा। अगर आप 100 में 80 भी हैं और कोई 100 में 10 है, तो मुल्क पर दावा दोनों का बराबर होगा। आपकी तादाद के मुताबिक दावा ज़्यादा और कम नहीं होगा। इसे आप मोटा मोटी तौर पर धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं या सेक्युलर कह सकते हैं। तो ये 2 धाराएं मुख्य रूप से थीं जिनमें संघर्ष था, और इन 2 धाराओं को ले लें तो 3 धाराएं हो जाती हैं। चूँकि मुख्य 2 बड़े दल जो 2 समुदाय दिखलाई पड़ते थे, वे हिंदू और मुसलमान थे, और दूसरे समुदाय उनके आगे दब गए थे। जैसे सिखों की आपने बात की, औरों की भी बात की जा सकती है, जैसे आदिवासियों की बात की जा सकती है जिनका जिक्र ही कोई नहीं करता, और जो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी आबादी है। और अगर आप संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा का व्याख्यान पढ़ें तो यह पता चलता है कि आदिवासियों की क्या आशंका थी जो नया राष्ट्र बन रहा था, कि उनके साथ क्या होगा, यह राष्ट्र उनको क्या जगह देगा। तो लेकिन हिंदू और मुसलमान चूंकि 2 बहुत बड़ी आबादियां थीं, तो इन्होंने ढक लिया बाकी सारे सवालों को, और इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को भी एक अंदेशा था कि यह जो सवाल है हिंदू और मुसलमान का, तो यह सवाल दलितों के सवाल को भी ढक देगा। और ये सही निकला उनका अंदेशा। उनका यह कहना था कि राजनीतिक ताकत जिसके पास नहीं है वो एक तरह की अक़लियत है। राजनीतिक ताकत का आपके पास होना और नहीं होना यह तय करता है कि आप अक्सरियत हैं या अक़लियत हैं। तो उस वक्त राजनीतिक ताकत किसके पास रहेगी, इसको लेकर जद्दोजहद चल रही थी। दलितों की अपनी मांग थी, मुसलमानों का एक समूह था जिसकी अपनी मांग थी, हिंदुओं की अपनी मांग थी, एक धारणा सिखों की अपनी मांग थी, एक धारणा थी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की। और उस पूरी जद्दोजहद से जो निकला वह यह कि एक राष्ट्र बना जो इस्लाम के आधार पर बना, और दूसरा राष्ट्र बना जिसने धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया। इसमें इस धर्मनिरपेक्षता में झोल थे, जैसे आपने बात की, और वो नेशन थ्योरी जैसे करके कहा जाता है ना कि वो इस्लाम है कि हिंदू राष्ट्र, 2 नेशन थ्योरी। लेकिन 2 नेशन थ्योरी सफल नहीं हुई, क्योंकि जो दूसरा नेशन बना वो हिंदू नेशन नहीं था, वो सेक्युलर नेशन था। हिंदुओं की तादाद उसमें थी, लेकिन हिंदू जैसे ज़िंदगी जिएंगे, उनका जो तौर तरीका होगा वही तौर तरीका सारे लोगों का होगा, और राजनीतिक ताकत या अक्सरियत उनकी है, इस वजह से भारत हिंदू राष्ट्र होगा, ये बात नहीं मानी गई। तो लगता सर कि उस टाइम पॉलिटिक्स वक्री वक्री हो रही सी, यानी आपको लगता है कि स्टेट का करैक्टर है जो आज है वो तब था, क्या उसमें फर्क था? दूसरा सवाल मेरा ये, क्या कांग्रेस और बीजेपी में आप फर्क देखते हैं कि जब जब बीजेपी बढ़ी तब ये बढ़ा है, या कांग्रेस इसकी नींव डाल रही थी? कहते हैं नेहरू सब जगह से पड़े हुए पंडित जी उन्होंने इसलिए लगाया ताकि एक पूरी, कहा जाता है, इस तरह से देखते हैं लोग। नहीं, एक तो ये स्टेट के कैरेक्टर की बात, ये काफ़ी सिंप्लीफिकेशन है, और हमें ये समझना चाहिए कि उस वक्त का संदर्भ क्या था, उस वक्त के एक्टर्स कौन थे, बहसें क्या थीं, लोग कैसे निपट रहे थे उनसे, नेगोशिएशंस कैसे चल रहे थे, उनको समझना बहुत मुश्किल है। और उस समय एक और पार्टी थी जो अंग्रेज़ थे, और अंग्रेज़ बहुत सारी चीज़ें तय कर रहे थे। बहुत सारे लोग अंग्रेज़ों से ही सौदा करने में लगे हुए थे, क्योंकि अंग्रेज़ तय करने वालों की पोजीशन में थे, वो तय कर रहे थे। तो अलग अलग जो दल थे वे अंग्रेज़ों से भी बात कर रहे थे, वो सिर्फ आपस में बात नहीं कर रहे थे। तो हम जिसको हिंदुस्तानियत कहते हैं और जिसको मानते हैं कि ये एक दी हुई चीज़ थी, ये कोई दी हुई चीज़ नहीं थी। जितना हम अभी इसको ऑटोमेटिक या नेचुरल मानते हैं कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप भारतीय हैं,
उस वक्त आप देख रहे हैं कि अलग अलग समूह इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि मेरा हक क्या होगा, और उसमें समझौता एक जगह पहुंचता है, एक जगह आकर समझौता होता है। तो मैं इस रूप में देखता हूं कि 1947 में जो हुआ वो कैसे हुआ, फिर 1950 में जो संविधान स्वीकार किया गया, संविधान सभा की जो बहसें हो रही हैं, उन बहसों में भी आपको दिखलाई पड़ रहा है कि वैचारिक उथल पुथल क्या है, जद्दोजहद। तो मैं यह मानता हूं कि हर राष्ट्र एक तरह का समझौता है, और यह समझौता स्थायी समझौता नहीं होता है, यह समझौता अस्थायी होता है। तो एक समय शक्तियों का जो संतुलन है वो एक जगह पहुंचता है अस्थायी तौर पर, उसे आप समझौता कहते हैं, वो राष्ट्र का रूप लेता है, लेकिन वो आखिरी नहीं है। इसलिए संविधान सभा ने कोशिश की कि वह इन सारे आपस में टकराते हुए लोगों को एक सामान्य भूमि पर लाकर खड़ा कर सके। लेकिन उसको आप ये नहीं कह सकते वो आखिरी था, क्योंकि वो सारी धाराएं जीवित रहीं, उनकी बहस आगे चलती रही, और वे जोर देती रहीं कि उनका जो विचार था उसको लोग मान लें। वह आज भी चल रहा है, और आज हमें यह दिखलाई पड़ रहा है कि उनमें से एक ज़्यादा ताकतवर हो गई है और वह देश पर काबिज हो गई है। दूसरा सवाल आपने यह किया था कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फ़र्क है भी या नहीं है। बहुत बड़ा फ़र्क है। बड़ा फ़र्क यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक कोई स्वतंत्र पार्टी नहीं है, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा है, राजनीतिक शाखा है। इस बात को हम सारे लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई विचारधारात्मक पिता या माता नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का ऐतिहासिक रूप से जैसे विकास हुआ, उसमें यह साफ था कि उसमें हर तरह के लोग थे। उसमें हिंदुत्ववादी भी थे, उसमें इस्लामी राज्य को मानने वाले लोग भी थे, मुस्लिम लीग भी थी, हिंदू महासभा के लोग भी थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी कुछ दिन रहे, सिखों में भी एक हिस्सा उसमें रहा, क्रांतिकारियों का भी एक हिस्सा रहा, कम्युनिस्ट भी रहे। तो आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस एक ऐसा मंच थी जो भारत के सारे समुदायों को लाने का प्रयास कर रही थी, यानी वह किसी को अलग नहीं रखना चाह रही थी। उसकी अपनी कमियां थीं, उन पर बहुत ब्यौरे में अभी जाने का हमारे पास मौका नहीं है, और उन कमियों पर बात की जा सकती है। लेकिन कांग्रेस विचारधारात्मक रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र मानने को तैयार नहीं थी, है ना? और यही तो बहस थी गांधी, नेहरू और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या सावरकर के बीच, कि वे हिंदू राष्ट्र चाहते थे। उनका कहना था कि अब जबकि पाकिस्तान बन गया इस्लामी राष्ट्र, तो फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनने में क्या दिक्कत है। लेकिन कांग्रेस ने इसको लेकर संघर्ष किया, उसकी कीमत देनी पड़ी। महात्मा गांधी की हत्या हुई उस वजह से, और सिर्फ उस वजह से हत्या नहीं हुई, यह भी याद रखना चाहिए कि गांधी की हत्या की एक वजह यह थी कि गांधी दलितों को भारत में ज़्यादा हक दिलाने के पक्षधर थे, और उसकी वजह से गांधी पर जब उनकी हत्या हुई उसके कोई 12 साल पहले से हमले चल रहे थे। पूना में जो पहला हमला हुआ था जिसमें गांधी की जान जा सकती थी, वह गांधी की हरिजन यात्रा के दौरान हुआ था, जिसमें वो कुछ लोग ऐसा कहते हैं सर कि जब पूना पैक्ट हुआ तो जो गांधी ने व्रत रखा वो एक हिंसा थी, अंबेडकर के खिलाफ वो एक हिंसा थी, गांधी ने हिंसा की। हाँ, उस पर अलग अलग राय है। ये ज़रूर है कि शायद, और मैं ये मानता हूँ कि उस वक्त गांधी को यह उपवास नहीं करना चाहिए था, यह एक राय है। और यह एक अनुचित दबाव था भीमराव अंबेडकर पर, और दलित को डराया गया, दलितों पर एक अनुचित दबाव था, यानी एक जनमानस तैयार हुआ जो गांधी के पक्ष में था, और उसके बाद आप कोई तर्क नहीं कर सकते थे। लेकिन दूसरी बात यह भी सोचने की है, और वह हम सब लोग सोचें कि आखिर पूना समझौते का नतीजा क्या निकला। वह एक समझौता था, ठीक है, और भारत जिस किस्म का मुल्क है, जिस तरह का जाति विभाजित मुल्क है, उसमें हमें ये पता है कि प्रश्न सिर्फ ब्राह्मणीय जातियों और दलितों के बीच का नहीं है, क्योंकि जातियाँ उनमें कई स्तर हैं बटे हुए। तो ब्राह्मणीय जातियाँ हैं, पिछड़ी जातियाँ हैं, अति पिछड़ी जातियाँ हैं, दलित हैं,
और खुद दलितों में बहुत सारे विभाजन हैं। तो जाति का मतलब है ऊंच नीच की भावना और एक दूसरे से रिश्ता नहीं रखने की भावना। अगर उसको आप सरल करके देख लें तो हम ये नहीं कह सकते कि इस भावना से भारत का कोई भी समूह मुक्त है। अभी तक मुक्त नहीं हुआ है कोई भी समूह। इससे कैसे निपटा जाए? क्योंकि एक प्रश्न ये था कि क्या आप एक समाज बना सकते हैं जिसमें सब एक दूसरे से रिश्ता रखें। गांधी का संघर्ष ये था, अंबेडकर का संघर्ष भी यही था। अंबेडकर ने गांधी को यह कहा था कि आप जितनी आसानी से कहते हैं कि ये आपका मुल्क है, हम उतनी आसानी से नहीं कह सकते कि हमारा मुल्क है। हमारा ये मुल्क है ही नहीं, हमें तो इसका कोई एहसास ही नहीं होता कि हमारा कोई देश भी है। मेरे कहने का मतलब सर ये था, ये सवाल बेसिक आप अपनी बात रखिए कि जैसे जो मान लीजिए जो कॉ बेल्ट है उसमें जैसे गांधी को देखा जाता है ना, या हिंदुओं में मैं कह दूं जो अदर्स देखते हैं, जैसे दलित देखते हैं, सिख देखते हैं, मान लीजिए ना, वो सारी चीज़ों वो बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। मालूम है जैसे रंती ने वो एनिहिलेशन कास्ट में जो सारा लिखा, वो सब लोगों को बहुत जचा कि ये तो ठीक बात है बिल्कुल। हाँ, लेकिन एनिहिलेशन का ऑफ कास्ट पर बहस करने की शुरुआत किसने की? गांधी ने की। जात पात तोड़क मंडल ने तो उसको प्रकाशित करने से इनकार किया था। गांधी ने सबको कहा उसे पढ़िए। गांधी ने सवर्णों को यह कहा कि पूना समझौते के बाद अब जिम्मेदारी सवर्णों की है ये साबित करने की कि यह समझौता ठीक था। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जिस कड़वी भाषा में बात करते हैं इसका पूरा अधिकार है उनको, वे चाहें तो हमारा सर भी तोड़ दें क्योंकि जो जुल्म हुए हैं। तो अगर आप गांधी को देखेंगे, और यह बहस कोई गांधी की वकालत करने के लिए नहीं है, तो संभवतः जो राजनीति थी आज़ादी के आंदोलन की, उसमें गांधी ऐसे पहले महत्वपूर्ण राजनेता के रूप में उभरते हैं जो जाति को एक मुख्य प्रश्न मानते हैं। 1915 से आप देख लीजिए, जब वो भारत आते हैं और भारत आकर अपना आश्रम स्थापित करते हैं, तो उस आश्रम में वे दूधाभाई के परिवार को लाते हैं, और जो कि उस वक्त अस्पृश्य कहा जाता था, और आश्रम में विद्रोह हो जाता है। खुद कस्तूरबा विद्रोह करती हैं और धमकी दी जाती है कि हम चले जाएंगे। कस्तूरबा भी कहती हैं और गांधी कहते हैं कि ठीक है आप सब चले जाइए, लेकिन यह परिवार यहीं रहेगा। अभी मैं 3-4 साल पहले जब गया था साबरमती आश्रम, तो वहाँ के जो आर्काइविस्ट्स हैं दीनाबेन और किन्नरीबेन, उन्होंने निकाल के मुझे वह कुर्ता दिखलाया जो गांधी ने दूधाभाई के लिए बुना था। तो आश्रम बंद होने की कगार पे आ गया क्योंकि दूधाभाई को और दूधाभाई के परिवार को वो अलग नहीं कर सकते थे। और गांधी ने कहा ठीक है आश्रम बंद हो जाए, उसे आर्थिक सहायता मिलना बंद हो जाए लोगों की, लेकिन यह परिवार यहाँ से नहीं जाएगा। तो गांधी की प्रतिबद्धता बहुत स्पष्ट थी और वे मानते थे कि अस्पृश्यता एक ऐसी कड़ी है जातिवाद की जिसको तोड़कर इसको ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए पहला वार वहाँ करना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि आप समाज में संघर्ष कैसे करेंगे, और अब हमारी समझ में यह आ रहा है जब हम रेलेवेंट होया जो खास तौर पे सवाल निगोशिएशन का है कि आप सामाजिक न्याय की राजनीति के भी अब तकरीबन 40 साल होने जा रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह, और हमें दिखलाई क्या पड़ रहा है कि सामाजिक न्याय की राजनीति अब पूरी तरह से पीछे चली गई है ना। सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले अब परशुराम जयंती मना रहे हैं, है ना, वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, उनके नाम पर बनी हुई पार्टियां। तो इसका अर्थ यह है कि एक स्तर पर वे ये समझ रहे हैं कि समाज में संवाद करना जरूरी है। दूसरे कि उन्होंने जो शॉर्टकट अपनाया वो शॉर्टकट ठीक नहीं था। तो गांधी यह भी देख रहे थे कि समाज में ताकत का बंटवारा कैसे है और आप कैसे इस चीज़ को कमज़ोर करेंगे, कैसे एक बड़े तबके को शर्मिंदा करेंगे कि यह कायदा नहीं चलना चाहिए, और इसमें सहमति का दायरा बढ़ाएंगे। मैं इस प्रकार इसको देखता हूँ। हो सकता है गांधी गलत हों, लेकिन जो अंबेडकर कर रहे थे और जो गांधी कर रहे थे उनमें बुनियादी फ़र्क मैं नहीं देखता हूँ। लेकिन इस बहस को यहाँ छोड़ दें क्योंकि ये एक बहुत लंबी बहस है। अगर आपका जो मूल प्रश्न था वो ये, मैं थोड़ा एक सवाल और कर देना नाड़ी, आपको क्या लगता है ये चर्चा चल रही है कि जी 2025 तक तो यहाँ पर हिंदू राष्ट्र का ऐलान हो जाएगा, यहाँ पर मतलब ये चर्चाएं चल रही हैं कि संघ क्या कर सकता है, बहुत सारे खदशे हैं मिनॉरिटीज़ के, आप कैसे देखते हैं इसको? हिंदू राष्ट्र क्या होगा, हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाएगा तो क्या होगा,
यह अभी तक बहुत लोगों के सामने स्पष्ट नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाएगा, जिससे उनका अर्थ यह है कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र के स्थापित होने का मतलब एक तरह से सवर्ण सत्ता का भी फिर से स्थापित होना है। संविधान ने जो दूरियां तय की हैं, उन दूरियों को मतलब जो जहां तक संविधान समाज को ले गया है, वहां से पीछे समाज को ढकेल दिया जाएगा। यह बहुत स्पष्ट है। अगर पिछले 10 वर्ष में, जैसे मैंने कहा, परशुराम जयंती या इस तरह के आक्रामक सवर्ण आयोजन और सवर्णों का असर्शन अगर बहुत तेज हो गया है, तो यह इस वजह से ही है कि यह जो हिंदुत्व की राजनीति है वह ताकतवर हुई है। हिंदुत्व की राजनीति के ताकतवर होने का मतलब है समाज में तथाकथित उच्च जाति का एक तरह से इस संविधान के खिलाफ विद्रोह, क्योंकि इस संविधान के साथ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जुड़ा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू भी हैं, उन्होंने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा। लेकिन संविधान ही वह एक औजार है जिसके जरिए दलित, औरतें, आदिवासी और बाकी सब, यह जो असमान सामाजिक संरचना है, इसमें अपनी जगह बना के रख सकते हैं। आप सामाजिक तौर पे मुझे बेइज्जत कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अगर मैं दलित हूं, आप सामाजिक तौर पे मजबूत हैं, आप मुझे बेइज्जत कर सकते हैं। मेरा सहारा फिर संविधान है, संविधान के द्वारा दिया हुआ कानून है। इस कानून से मैं इस सामाजिक प्रभुत्व का सामना कर सकता हूँ। यही बात औरतें भी कहेंगी, दूसरे लोग भी कहेंगे। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र स्थापित हो गया तो यह जो सामाजिक दबाव है, यह इस संविधान को खत्म कर देगा। तो मुसलमान और ईसाई तो दोयम दर्जे के नागरिक होंगे ही, लेकिन यह बात औरतों को भी समझ लेनी चाहिए, यह बात दलितों को भी समझनी चाहिए, या और दूसरे लोगों को भी, तबकों को भी समझनी चाहिए कि असल में फिर आप इस सामाजिक दबाव को स्वीकार करने वाले हैं। में देख रहे होंगे कि ये वध रहा इधर ਨੂੰ, मतलब जहाँ ये सिर्फ खदशे ने, जब वाकई ਤੁਹਾਨੂੰ लगता हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो जाएगा? नहीं, ये जो खदशे हैं, अंदेशे हैं, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होगा या नहीं डिक्लेयर होगा, वो ऑफिशियली डिक्लेयर होगा 1925 तक, वह दौर कब आएगा, हम इस बहस में लगे हुए हैं। और हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हो क्या रहा है, हमारे सामने क्या हो रहा है। आप अपने सामने देख रहे हैं कि एक तरह से हिंदू राष्ट्र स्थापित हो चुका है, ठीक है। आरक्षण का जो पूरा सिद्धांत था उसको सर के बल खड़ा कर दिया गया है। जब आपने 10% आरक्षण लागू कर दिया आर्थिक आधार पर, तो आपने आरक्षण का सिद्धांत ही समाप्त कर दिया जो सामाजिक था, है ना। आपने उस सामाजिक आरक्षण का उसूल खत्म कर दिया। जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ समझौता हुआ था, उस समझौते का नतीजा ही आरक्षण था। अगर आप कहें कि यह जो हमारा राष्ट्र है, इसकी नींव के 2 खंभे हैं या जो 2 पत्थर हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उनमें एक है यह आरक्षण का पत्थर, जो हर जगह दलितों की और अति पिछड़ों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है, और दूसरा है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। अब अगर ये दोनों ही कमज़ोर कर दिए जाएंगे तो यह इमारत। मैंने स्वामी का इंटरव्यू किया मैंने पिछले दिन, उन्होंने कहा कि ये तो डिबेट ही गलत है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो क्या उससे पहले ना कोई द्रविड़न है ना कोई आर्यन है। मुझे कह रहे हैं कि आप सिख हैं, पंजाबी हैं, जट हैं, आप डीएनए कराइए। मैं भी डीएनए कराता हूँ, मैं तमिल से हूँ, आप यहाँ से हमारा एक ही आएगा। मैंने ओवैसी को भी बोला, मैं सबको बोल रहा हूँ डीएनए करा लो। ये जो डीएनए वादी थ्योरी है, तो अगर इस हिसाब से हम जाएंगे तो हमारी तो लकड़ छकड़ नानी तो अफ्रीकी है ना। अब तक की जो हमारी समझ है उस लिहाज से, तो ये बहस पूरी तरह से बेकार है। मतलब जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, तो वो दरअसल एक अफ्रीकी हैं, हम सब लोग अफ्रीकी हैं। लेकिन फिर तब इस बात को लेकर चिंता क्यों बहुत ज़्यादा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? इस नाम को लेकर ही क्यों चिंता इतनी ज़्यादा है? क्यों बार बार हिंदू नाम ही लिया जाता है? यह भी तो पूछा जा सकता है। अगर आप सबके डीएनए को एक होने की बात कर रहे हैं तो आप फिर छोड़ ही दीजिए, ये पूरी बहस ही छोड़ दीजिए। आज आप खुद को सिख कहते हैं, मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ, आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, हम सबके हक बराबर हैं। फिर एक हिंदू को यह हक कैसे मिल गया कि वो एक सिख को बोले कि नहीं, तुम तो मेरे चौकीदार थे, तुम हिंदू धर्म को बचाने के लिए तुम पैदा हुए थे?
हिंदू धर्म इतना महान कैसे हो गया कि उसको बचाने के लिए सिख धर्म पैदा हुआ? यही तो हम सब लोगों को बचपन से बताया जाता रहा कि सिख धर्म और कुछ नहीं है, वो हिंदू धर्म को बचाने के लिए पैदा हुआ धर्म है। तो फिर अगर सबका डीएनए एक है तो फिर ठीक है, सबके हक बराबर हैं, है ना? फिर आप वंदे मातरम बोलिए, मैं नहीं बोलूं, फिर आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मैं बोलूं या ना बोलूं? है ना? तो वो जो कह रहे हैं उसका लॉजिकल एंड ये है, उसका लॉजिकल एंड ये नहीं है कि डीएनए एक है तो फिर हिंदू ये बतलाएगा कि तुम मेरे मुताबिक चलो। असल झगड़ा तो ये है जो सेक्युलरिज्म में, और जिसको गांधी ने बहुत साफ तौर पे कहा था 1947 में, कि यह बात हिंदुओं को समझ लेनी चाहिए कि उनकी तादाद ज़्यादा है तो इसका मतलब वो नहीं कि वो सरपरस्त हैं बाकी लोगों के, है ना? वो सरपरस्त नहीं है और बाकी उनकी सरपरस्ती में रहने वाले नहीं हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि देखिए देखिए हमारे बीच तो रिश्ता बड़ा अच्छा है, हिंदू बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। तो ये बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता राज्य और राष्ट्र में नहीं चलता है, दोनों बराबर होते हैं, कोई सरपरस्त नहीं होता है और कोई उसके मातहत नहीं। बहुत जोर आप दे रहे हैं सेकुलरिज्म और राष्ट्र पर। सेकुलरिज्म को लेकर पिछले दौर में जैसे मिनॉरिटीज़ हैं उनमें भी एक समझ बनी है, जैसे पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं उन्होंने भी इसकी कि सेकुलरिज्म का जब बात आती है तो इसका मतलब सारे जो आइडेंटिटी की जो पॉलिटिक्स थी उनको कैसे मलियामेट कर दिया, पूरा यूरोप देख लीजिए आप। ये बात होती है कि सेकुलरिज्म भी और नेशनलिज्म भी बेसिकली ये जड़ है सारे फसाद की। बेसिकली राष्ट्र का होना ही एक फसाद है, किसी भी राष्ट्र का होना। तो फिर हम इंसान जो समाज बनाता है और समुदायों में रहता है वो अलग अलग समय अलग अलग तरीके ईजाद करता है। राष्ट्र आप कह सकते हैं सबसे नई ईजाद है, उसकी अपनी परेशानियां हैं, लेकिन उससे आगे की ईजाद अभी की नहीं गई। क्या हम एक मजहब के तौर पर समुदाय बनाएंगे? जैसे यहाँ पर मैं एक छोटा सा, जैसे जहाँ पर एक सिख इंटेलेक्चुअल हूँ वो कहते हैं कि राष्ट्र की नींव है जो वो किसी के खून पर टिकी हुई है। जैसे वो कहते हैं कि सिखों के लेके कहते हैं कि हमारे जो हमारा जेनोसाइड हुआ ये राष्ट्र में होने, राष्ट्र का ये धर्म है, राष्ट्र तभी बचेगा। हो सकता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है, लेकिन इस अगर आप राष्ट्र ना बनाए तो भी ये हो सकता है, तो भी ये मुमकिन है। सवाल सिर्फ जिसको आप ट्राइबलिज्म कहते हैं उस ट्राइबलिज्म में भी ये मुमकिन है। असल चीज़ ये है कि मैं आपसे डरता हूँ और मैं आप पर अपनी ताकत स्थापित करना चाहता हूँ। असल दिक्कत ये है, मेजॉरिटेरियनिज्म है। राष्ट्र उसमें काफ़ी हैंडी हो जाता है या उस वैलिडेशन देता है, उस बात को, उस चीज़ को वैलिडेट करता है, इसलिए एक स्ट्रगल है। स्ट्रगल ये है, इसीलिए आप सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल लाते हैं, सेक्युलरिज्म का उसूल लाते हैं जो इस चीज़ को काउंटर करे, इस चीज़ का मुकाबला करे, यानी मेजॉरिटेरियन इंस्टिंक्ट को वो रोके। सेक्युलरिज्म यह है, अगर उसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो सेक्युलरिज्म के मानी क्या है? सेक्युलरिज्म के मानी ये हैं कि आप माइनॉरिटी राइट्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, नंबर क्वालिटी नहीं है, आप ये कहते हैं। आपकी तादाद ज़्यादा है, इससे आप में कोई अलग क्वालिटी पैदा नहीं हो जाती है ना। आखिर हिंदुओं का क्लेम क्या है हिंदुस्तान में, दावा क्या है? हम ज़्यादा हैं। आपका ज़्यादा होना कौन सी आपकी खासियत है? ये तो खासियत नहीं हुई ना। तो और दूसरे सुपीरियॉरिटी कि मैं आपके मुकाबले श्रेष्ठ हूँ, ये दूसरी बात कही जाती है और इसलिए आपको मेरी बात कहनी चाहिए। तो सेक्युलरिज्म इन तीनों चीज़ों को काटता है कि आप न तो रेशियल, ना रिलीजियस, ना किसी और तरह की सुपीरियॉरिटी क्लेम करेंगे। प्रिंसिपल इक्वालिटी का है, डाइवर्सिटी और इक्वालिटी का है और माइनॉरिटी राइट्स के पूरे प्रोटेक्शन का है। एक स्तर पर आप उसको पैम्परिंग भी कह सकते हैं, बहुत लोग उसको पैम्परिंग कहते हैं। ये सर ये बात खास तौर पे क्योंकि मैं पंजाब में बैठा हूँ, यहाँ पर आपको पता है कि मूवमेंट रही है, यहाँ पर और भी बहुत सारा कुछ रहा है। ये डिबेट यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर चलती है पंजाब में भी, और वैसे भी जब आप इंटरनेशनली देखते हैं वो कहते हैं कि एक मॉडर्न स्टेट, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। उन्होंने अपने लेवल पर एक सेकुलरिज्म की एक टर्म बना ली कि कोएग्जिस्टेंस भी थी, सेकुलरिज्म से पहले भी तो लोग रहते थे, पर सेकुलरिज्म ने आके क्या किया, ये
वो उन धार्मिक समुदायों का, जैसे सिखों में भी एक हिस्सा है जो इस बात पर लगातार कहता है कि सेकुलरिज्म खतरनाक है। सेकुलरिज्म ने ही हम हमारा अगर असिमिलेशन हो गई सिखों की, अगर असिमिलेशन ऑफ सिक्स वो टर्म यूज करते हैं, तो ये सारी सेकुलरिज्म इंडियन सेकुलरिज्म की देन है। सेक्युलरिज्म तो एसिमिलेशन के खिलाफ है। सेक्युलरिज्म आप एसिमिलेशन की पूरी जो थ्योरी है ये मेजॉरिटेरियन थ्योरी है, जिसमें यह कहा जाता है कि हिंदुस्तान में आकर सब एसिमिलेट हो गए, है ना, जो भी आया वो मिल गया। सेक्युलरिज्म अलग अलग आइडेंटिटीज़ को एक्सेप्ट करता है। छोटा सा जरूर है, जैसे नेशन की आइडेंटिटी में मान लीजिए वो कहते हैं कि सिख हैं जो सरबत का भला मांगते थे, या कुछ और मिनॉरिटी ग्रुप हैं, जहाँ रिलीजियस मिनॉरिटी ग्रुप हैं जो अपने तरीके से हज़ारों सालों से रह रहे हैं। जैसे सिखों में कि महाराजा रणजीत सिंह का तो राज था, बाकी तो सारे लास्ट में ये जाके हुआ सारा कुछ, सिख तो सबसे लास्ट इसका हिस्सा बने। तो हमें जो उस नेशन की आइडेंटिटी में हमारी आइडेंटिटी गुम कर दी, उस सेकुलरिज्म की आइडेंटिटी में हमारी आइडेंटिटी थी जो सदियों की, उसको मलियामेट कर दिया। मैं नहीं जानता हूँ कि आइडेंटिटीज़ गुम कैसे हुई, बल्कि सेक्युलरिज्म आपको इस बात का मौका देता है कि आप अपनी आइडेंटिटी असर्ट कर सकें। अगर ट्राइबल्स, क्योंकि आपने ये तय किया आखिरकार, और हम ये भी ना भूल जाएं, हम अभी आकर इसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार उपनिवेशवाद आया, उसका हस्तक्षेप हिंदुस्तान में हुआ, वह एक इतिहास है। उस हस्तक्षेप के चलते हमारी मानसिकता में भी परिवर्तन हुआ, हम कैसे साथ रहेंगे, समाज का संगठन कैसे होगा, उसकी समझ में भी परिवर्तन हुआ। अब आप उसको पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते या उसको निकाल नहीं दे सकते, और आप उसको नज़रअंदाज करके अपने आप को कंस्ट्रक्ट करने की बात नहीं कर सकते। हमें यह देखना चाहिए कि जो ऐतिहासिक हस्तक्षेप हुए हैं, उस यात्रा को करते हुए हम जहाँ तक पहुँचे, हमने जिस राष्ट्र के गठन की कल्पना की और उसका आधार सेक्युलरिज्म को बनाया, वो उस वक्त सबसे अच्छा उसूल हमारे पास था या नहीं, या उससे बेहतर कोई उसूल था हमारे पास। क्योंकि वो सिख हों या मुसलमान हों या हिंदू हों या बाकी लोग हों, वो बात किससे कर रहे थे? वो बात तो अंग्रेज़ों से कर रहे थे, आपस में तो नहीं कर रहे थे वो बात। ये भी हमारे सामने बिल्कुल साफ होना चाहिए कि वो किससे कर रहे थे, और उनमें क्या किसी को दूसरे की फिक्र थी? अगर हम थोड़े कड़े सवाल पूछें तो ये कड़े सवाल किए जा सकते हैं। आप आखिरकार कह क्या रहे हैं? आप अपनी पहचान को लेकर, आपकी फिक्र अपनी पहचान को लेकर है, मैं, लेकिन फिर दूसरे की पहचान, वो फिक्र कौन करेगा? आप ये कह रहे हैं वो अपने आप ही रहता, वो संभव नहीं है। क्योंकि थ्योरेटिकल, जैसे पेरी एंडरसन ने किताब लिखी इंडियन आइडियोलॉजी, पेरी एंडरसन ने भी ये सवाल उठाया, और ये सवाल नेशन की थ्योरी को लेकर कि जो नेशन स्टेट है, जो उसका कंसेप्ट आया, उसने कैसे, मतलब उसको लेकर बहुत बड़े एतराज़ उठे कि मान लीजिए बहुत सारी नेशनलिटीज़ की आइडेंटिटी थी यहाँ पर इंडिया में, अलग अलग जो नेशनलिटीज़ थी उनकी एक अपनी आइडेंटिटी थी, उनमें उनमें भी जो वो ज़्यादा वो थी, जैसे सिखों में है महाराजा रणजीत सिंह का राज था, आपको पता है ना। हाँ हाँ, तो बहुत सारी, मतलब वो एक नहीं, तो वो सारी नेशनलिटीज़ को जैसे उस फ्रेम में भाई हमने बना दिया, अब इसमें फिट हो जाओ आके, तो इसको लेकर एक पूरी चर्चा चलती है पूरी। पेरी एंडरसन ने तो सारा इस नेशनलिज्म पर, पेरी एंडरसन के जो तर्क हैं वो बहस तलब हैं, उन पर बात हो सकती है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा यह कहना है कि हम जब नेशनलिटीज़ की बात करते हैं, आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं, उसमें एक फैक्टर हम भूल जाते हैं, वो है डेमोक्रेसी। ठीक है, बार बार लोग कहते हैं हमारा राज था, हमारा राज था। अगर डेमोक्रेसी का एलिमेंट इंट्रोड्यूस करें आप, तो फिर वो कैसे डिस्टर्ब करता है इस पूरे, इस तथाकथित संतुलन को, जिस संतुलन की आप बात कर रहे हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी या जमहूरियत, आप कुछ भी कहें, एक नया ख्याल है, हिंदुस्तान के लिए एक नया ख्याल था, है ना, और वह डिस्टर्ब करता, क्योंकि आप एक रोमांटिक ख्याल पेश कर रहे हैं कि अलग अलग आइडेंटिटीज़ को एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन हम ही देख रहे हैं कि जब सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात आती है, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? एथनिक सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात आती है। आप उत्तर पूर्व के एथनिसिटीज़ को देखें जो आपस में जो कहती हैं कि हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना चाहिए, लेकिन एक नागा और एक कुकी और एक मणिपुरी, एक माइती, एक अहमी, एक खासी,
इनका क्या कोएग्जिस्टेंस होने वाला है आपस में, है ना? फिर ये कहाँ जाके रिजॉल्व करेंगे? सिर्फ मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिख की बात कर रहा हूँ, मुसलमान की बात कर रहा हूँ, आदिवासी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप जो अभी बात कर रहे हैं वो भी आधुनिक तरीके से ही बात कर रहे हैं। वो कोई आपके पास और कोई भाषा नहीं है जिससे आप आधुनिक भाषा में आप अपनी एक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि हम स्वायत्त रह सकते थे। और आप ये जानते हैं कि ये एक तरह की ये जैसे लोग एग्जांपल देते हैं, मतलब जैसे वो कहते हैं कि जो मॉडर्निटी का तो बहुत बड़ा क्रिटिक पोस्ट मॉडर्निज्म ने भी किया है कि मॉडर्निटी की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ना, मॉडर्न फिनोमेनन ने क्या क्या हमें दिया, उसको लेकर जैसे एग्जांपल में सिखों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर पंजाब से हूँ मैं, तो वो कहते हैं कि जैसे हमारा राज था उसमें एक भी फांसी नहीं हुई, एक भी फांसी महाराजा रणजीत सिंह के राज में नहीं हुई। वो मॉडर्न स्टेट को जब कंपेयर करते हैं कि मॉडर्न, आप कहते हैं कि धर्म में मिडिवल हिस्ट्री में इतना वायलेंस हुआ, वो तो कहते हैं मॉडर्निटी में तो इतना ज़्यादा हुआ, वो तो बहुत बढ़िया था, आप उसको क्यों मान रहे हैं कि ये बढ़िया है वो बढ़िया नहीं था? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि मोनार्की को हम मान लें, अपने हम तर्क देते हैं, उसके खिलाफ भी तर्क दिए जा सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आप मोनार्की को मानने वाले हैं या डेमोक्रेसी को मानने वाले हैं? डेमोक्रेसी के बिना क्या आप नेशन स्टेट की कल्पना कर सकते? होता है नेशन स्टेट ऐसा भी होगा जो डेमोक्रेटिक नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर नेशन स्टेट में डेमोक्रेसी हो, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट साथ साथ ट्रेवल करते हैं। तो हम किसी रोमांटिक पास्ट पे न लौटें और हम ये दावे ना करें कि वो बेहतर था। जैसे हम शिवाजी के बारे में बोलने लगते हैं या अकबर के बारे में बोलने लगते हैं कि अकबर, ये सब कुछ एक एक तरह की खाम ख्याली है कि अकबर का राज या अशोक का राज, हम दरअसल वो राज नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमने हासिल की है वो यूरोपियन एनलाइटनमेंट हो, जिसके बाद में बहुत आलोचना हुई और वाजिब आलोचना है। ये कहा जा सकता है कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वो पूरा प्रोजेक्ट ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मॉडर्निटी का पूरा प्रोजेक्ट ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और 20वीं शताब्दी में आकर ही उस पर शक पैदा हो गया कि वह कितना कामयाब है। लेकिन अब चैलेंज मॉडर्निटी हो या एनलाइटनमेंट हो, वो तो इंसान के एक समय की समझ जहाँ तक पहुँची है वहाँ तक है। अब आपके सामने चैलेंज ये है कि आप एक नई समझ पैदा कीजिए। आप अगर ये कहेंगे कि उसके चलते हम बर्बाद हो गए, तो सवाल ये है कि आप मुझे बताइए ना, बस मॉडल कौन सा है? हाँ, आप जीने का एक नया तरीका मुझे बताइए, सुझाइए नया तरीका, उस पर हम बात करेंगे। कौन सा तरीका है वो? सिर्फ रोने से कि हमें बर्बाद कर दिया, हमें ख़त्म कर दिया, तो फिर बताओ भाई, है ना, कि जो सिख कह रहे हैं रणजीत सिंह, वो सिख इस बात का जवाब दें कि क्यों पंजाब में इतना भयंकर जातिवाद है। देना पड़ेगा ना उनको इसका जवाब, है ना? इसका तो जवाब नहीं है। आप हम सिर्फ ये कह के नहीं कह सकते कि हमारा धर्म महान था और रणजीत सिंह जी का राज बिना वायलेंस का था, क्योंकि अगर जाति आप में है तो एक स्ट्रक्चरल वायलेंस आपके यहाँ है ना? इस मॉडर्निटी इसीलिए कहते हैं ना कि मॉडर्निटी में भी वो पड़ा है सब कुछ, मॉडर्न स्टेट में भी पड़ा है, नेशन स्टेट में भी। अपनी हर बीमारी का इल्ज़ाम मॉडर्निटी पर धरते हैं, है ना? ये आपके समाज में एक बीमारी है जो मॉडर्निटी के पहले से पल रही है, ठीक? आप इसका भी इल्ज़ाम उसी पर धर देते हैं। मॉडर्निटी ने जो आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिए थे, औजार दिए थे कि आप उससे लड़ सकें, आपने उसमें सिर्फ मॉडर्निटी नहीं, आपने सिर्फ अपनाया कि आप कैसे उसके एक दूसरे पक्ष को लेकर अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। लेकिन जो ज़्यादा मुश्किल था, यानी आप अपनी ज़िंदगी को और इंसानी कैसे बना सकें, वहाँ आपने कोई जद्दोजहद नहीं की। तो अभी हम उस पूरी थ्योरेटिकल बहस में ना जाएं कि क्या है हमारे सामने जो, मतलब उनको उनकी धारणा देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे सामने वो सारी डिस्कशन है, वो सवाल आते रहते हैं एज ए जर्नलिस्ट। उनको ये लगता है कि शायद इससे मुक्त कर दिया जाए, मतलब ये नेशन स्टेट से हमें मुक्त कर दो, जो मॉडर्निटी, हम तो बहुत अच्छे से रहेंगे, हम इससे कहीं अच्छे रहेंगे। नहीं, अगर फर्ज कीजिए नेशन स्टेट को डिसॉल्व कर दिया जाए हिंदुस्तान को, फिर क्या होगा, है ना? आप अगर नेशन स्टेट को डिसॉल्व भी कर दें नेशन को, तो फिर आप कैसे हिंदुस्तान का तसव्वुर करते हैं? वो किस किस्म का हिंदुस्तान होगा? यानी सिख और
और हम सारे लोग जानते हैं कि दरअसल जो पूरी लड़ाई है वो पूरी लड़ाई रिसोर्सेज पर कब्जे की लड़ाई है। तो क्या वह लड़ाई बंद हो जाएगी अगर आप नेशन स्टेट को डिसॉल्व कर देते हैं? क्या आप एक दूसरे से compete नहीं करेंगे और वो कंपटीशन क्या वायलेंस में नहीं जाएगा? तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप एक तो घड़ी को पीछे नहीं घुमा सकते, घड़ी आगे ही जा रही है। आपको इस समय एक अपना कोई तरीका पेश करना है। वो हम लोगों के सामने चैलेंज है कि हम अपना तरीका पेश करें कि हम कैसे साथ रहेंगे। और ये आपको लगता है कि मॉडर्निटी या नेशन स्टेट या ये, चलो नेशन स्टेट के साथ ही सेकुलरिज्म, ये कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, इसलिए ये खदशे हैं, इसलिए वो इतना पास्ट में उनको तो जब ये बात होती है, आपका वाला सवाल हमने भी किया कि भाई पीछे कैसे चले जाएंगे, वो कह रहे हैं कि जो सबसे बेटर था उसको आप क्यों कह रहे हैं कि ये पीछे है जी आ गया। ये भी तो आपकी धारणा है, क्या पीछे है क्या आ गया। ठीक है, मैं तो मॉडर्न वे से आप ले गए, ये आप मतलब नहीं, मैंने तो पीछे आगे कहा ही नहीं। मैंने कहा रिसोर्सेज का झगड़ा बंद हो जाएगा, संसाधनों पर कब्जे का झगड़ा क्या बंद हो जाएगा? क्या यह जो जातियों में बटा हुआ है ये सिर्फ सांस्कृतिक नहीं है ना, ये तो आर्थिक झगड़ा भी है, क्योंकि इस जाति विभाजन के चलते आपको एक सस्ता रिसोर्स मिला हुआ है लेबर का, है ना, जिसको चूसते रहते हैं। आखिर दलित क्या है? वो रिसोर्स हैं। पहले आप बेगार खटाते थे, अब भी आप क्या करते हैं? तो हमें पहले ईमानदारी से ये सवाल अपने आप से करने चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने आप को एक भुलावे में डालने की कोशिश करें कि दरअसल हमारी मुश्किल इससे पैदा हो रही है, इस नेशन स्टेट या नेशन के कॉन्सेप्ट से पैदा हो रही है या मॉडर्निटी से पैदा हो रही है। मैं जानता हूँ कि उनमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं और मुश्किलात हैं, और वो पूरी तरह से समस्या विहीन नहीं हैं वो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन अभी जैसे भारत में क्या चुनौती है, जिस क्षण हम लोग बैठकर बात कर रहे हैं, मैं इसीलिए कर रहा हूँ, जैसे जो बात आप रखते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को हम सुनते हैं, वो ये कहते हैं कि जो आप जैसे लोग, अभी जो बीजेपी का उभार हुआ या आरएसएस आ गई, जहाँ बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया, तब आपको इस बात का एहसास हो रहा है कि ये क्या है। बेसिकली वो जो मैं सवाल कर रहा था, वो कहते हैं कि ये तो इंडियन स्टेट के करैक्टर में या नेशन के करैक्टर में ये बात पड़ी है, जिसकी इंटेंसिटी, ग्रेविटी अभी आपके सामने आप अभी महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे मिनॉरिटीज़ ने, बहुत सारे लोगों ने तो पहले ही महसूस कर ली थी वो। देखिए ना, स्टेट तो हम इस्टेब्लिश करने जा ही रहे थे ना, उसके पहले हर कोई स्टेट इस्टेब्लिश करने की लड़ाई कर रहा था। आप अंग्रेज़ों से लड़ाई कर रहे थे, वो स्टेट इस्टेब्लिश करने की लड़ाई थी। तो यह जो बीजेपी का उभार अभी दिखलाई पड़ रहा है, ये मसला आज का तो नहीं है, 100 साल पुराना है। अगर इंस्टीट्यूशनलाइज आप देखें तो ये समस्या 100 साल पुरानी है। तो ये कोई ना कहे कि अब आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत लोगों को बहुत पहले से पता था, है ना। गांधी उस वक्त से चेतावनी दे रहे थे, अंबेडकर ने भी चेतावनी दी, नेहरू लगातार कह रहे थे कि हमारा जो असल संघर्ष है वो इस मेजॉरिटेरियन माइंडसेट से है, मेजॉरिटी कम्युनलिज्म से है। तो जो ये कहते हैं कि अब आपको समझ में आ रहा है, वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि यह तो 19, अगर आप पीछे ना जाएं तो 1947 से ये चेतावनी दी जा रही थी कि आप इससे सावधान रहिए, ये एक ऐसा कीड़ा है जो हमारे शरीर में है और उस कीटाणु से आपको सावधान रहना है। ठीक? यह चेतावनी उस वक्त से दी जा रही थी। हम गाफिल हो गए, हमने खुद उससे समझौता कर लिया। पिछले 40, 50, 60 वर्षों का इतिहास अगर उठाकर देखेंगे तो संसदीय राजनीति में प्रतियोगिता में अपने आप को ताकतवर करने के लिए आरएसएस से समझौता, जनसंघ से समझौता, भारतीय जनता पार्टी से समझौता, ये तो सबने किया ना, जो अपनी अपनी आइडेंटिटीज़ की बात करती हैं, जो सिख आइडेंटिटी की बात करते हैं और सिख पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उन्होंने भी किया। जो आदिवासी आइडेंटिटी की बात करते हैं उन्होंने किया, जो दलित आइडेंटिटी की बात करते हैं उन्होंने किया। तो एक तरह से उन सब ने आरएसएस के साथ समझौता किया, यह जानते हुए कि ये क्या है, ये नेशन स्टेट का सबसे खराब रूप है आरएसएस या आरएसएस की विचारधारा, यह जानते हुए उन्होंने किया। सिर्फ इसलिए कि जैसा मैंने कहा, रिसोर्सेज पर, वो पब्लिक रिसोर्सेज हों या नेचुरल रिसोर्सेज हों, उन सोशल रिसोर्सेज हों या नेचुरल रिसोर्सेज हों,
उन पर कब्जा बढ़ाने के लिए आपने एक तरह का समझौता आरएसएस से किया ताकि आपको वहां जगह मिल जाए। उसका नतीजा हम सब लोग भुगत रहे हैं। तो इस पर भी बात होनी चाहिए कि ये समझौते क्यों किए गए और उन समझौतों का नतीजा क्या है। अभी उसका शिकार सबसे ज्यादा मुसलमान हैं और ईसाई हैं। ईसाइयों का जिक्र हम नहीं करते, लेकिन अगर पिछले साल का डेटा उठा के देख लें तो सिखों के मामले में ये है कि वो कांग्रेस का शिकार हो, उनको लगता है हम, ये जो यह धारणा है, वो कहते हैं हम तो हो ही गए थे, लोगों को समझ नहीं, हम तो पहले ही बोल रहे थे, हमारे साथ तो मास्टर मतलब। कह सकता हूँ कि एक जो दुर्भाग्य की बात यह है, और हमें थोड़े कठोर ढंग से भी आपस में बात करनी चाहिए कि जब अभी आप ये देख रहे हैं कि हमला मुसलमानों पर हो रहा है और ये चर्चा होने लगे, तो ये नहीं कहना चाहिए कि हम पर भी हो रहा था, है ना। आपका फर्ज ये है कि अभी जो हो रहा है, अभी मुसलमानों को ढकेला जा रहा है, उनकी शहरियत को दोयम दर्जे के बनाया जा रहा है। उस समय यह कोई बहुत नैतिक नहीं है कि आप कहने लगे आप उस वक्त कहाँ थे। हाँ, आपकी पहचान इस अभी होगी कि आप कौन सा स्टैंड ले रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि सिखों में एक बड़े हिस्से ने स्टैंड लिया है मुसलमानों के पक्ष में, कश्मीर के पक्ष में भी। और ये बहुत सारे हिंदुओं को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अरे ये कैसे लोग हैं भाई, क्योंकि बंटवारे का असर तो इन पर पड़ा था, सबसे ज़्यादा मार इन पर पड़ी थी, इन्होंने हिंसा झेली थी, फिर ये कैसे सिंपैथेटिक दिखलाई पड़ते हैं मुसलमानों के। लेकिन यह चीज़ है जो इस वक्त असर्ट की जानी है। मेरी समझ में ये सारी बहसें हम कर रहे हैं, इन बहसों को जारी रखना चाहिए, लेकिन वे बहसें जारी रह सकें, इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप इंडियन डेमोक्रेसी को और इंडियन सेक्युलरिज्म को कम से कम वहाँ ले आएँ जहाँ वो था, जहाँ यह बहसें चल सकती थी। अगर हमने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को जीतने दिया, तो फिर आप ये बहस ही नहीं कर पाएंगे, यह असंभव हो जाएगा। क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनके हिंदुओं की मर्जी और ये पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के लॉजिक से, क्योंकि इनमें डेमोग्राफिक बल्ज इनका ज़्यादा है, तो सीटों की संख्या ज़्यादा होगी, तो इन सीटों की ताकत से ये नॉर्थ इंडियन हिंदुत्व सब पर रूल करेगा, सिखों पर रूल करेगा, मलयाली लोगों पर रूल करेगा, तमिल पर रूल करेगा, मणिपुरी लोगों पर रूल करेगा, सब पे रूल करेगा। तो हमें तो अभी इस चैलेंज को समझने की ज़रूरत है। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपका, आपने टाइम दिया, बहुत धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਵਾਨੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਨੋਮਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ।